Hello students, this is your chapter number 6 of Geography, Manufacturing Industries. स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर को ही हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें गुड्स का प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में होता है। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, हरीश वेंट टू ए मार्केट विद हिज पेरेंट्स। स्टूडेंट्स, दिवाली के ओकेज़न पे, दिवाली के अवसर पे हरीश अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में जाता है। दे परचेज्ड शूज़ एंड क्लॉथ्स फॉर हिम। स्टूडेंट्स, हरीश के पेरेंट्स हरीश के लिए शूज़ और क्लॉथ्स परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं। हिज मदर परचेज यूटेंसिल्स, शुगर, टी एंड दियाज, अर्थन लैम्प्स। स्टूडेंट्स, हरीश की जो मदर है वो घर के लिए यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, शुगर, चीनी, टी और दिया जो हम दिवाली के दिन दिए जलाते हैं वो खरीदती है। हरीश ऑब्जर्व करता स्टूडेंट्स कि द शॉप्स इन द मार्केट वर फ्लडेड विद आइटम्स फॉर सेल, कि मार्केट के अंदर जो शॉप्स हैं, जो दुकानें हैं वो फ्लडेड हैं। फ्लडेड मीन भरी पड़ी हैं आइटम्स से, और उन आइटम्स को सेल किया जाना है, बेचा जाना है। He wondered how so many items could be made in such large quantities. स्टूडेंट्स, हरीश वंडर्ड हो जाता है मीन्स वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतनी बड़ी क्वांटिटीज के अंदर आइटम्स कैसे बनते हैं। हिज फादर एक्सप्लेन्ड दैट, उसका फादर उसको बताता है कि शूज़, क्लॉथ, शुगर एट्सेट्रा आर मैन्युफैक्चर्ड बाई मशीन्स इन large industries. Some utensils are manufactured in small industries, while items like diyas are made by individual artisans in household industry. Students, हरीश का फादर उसको बताता है कि कुछ प्रोडक्ट तो लार्ज इंडस्ट्री में बनते हैं, कुछ स्मॉल इंडस्ट्री में बनते हैं और कुछ हाउस होल्ड इंडस्ट्री में बनते हैं। तो हरीश का फादर हरीश को बताता है कि जो क्लॉथ, शुगर, ये चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं मीन्स बनती हैं मशीनों के द्वारा लार्ज इंडस्ट्री में, और यूटेंसिल बनते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर। और जो छोटे आइटम्स हैं जैसे दिया, जो कि अर्थन लैम्प जिसको कहते हैं दिया को, तो वो बताता है कि दिया इंडिविजुअल आर्टिजन बनाते हैं, एक व्यक्ति है जो छोटा कारीगर है वो बनाता है हाउस होल्ड इंडस्ट्री में, घरेलू इंडस्ट्री में। डू यू हैव सम आइडियाज़ अबाउट दीज इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, क्या आपको इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में कुछ आइडिया है? कौन सी इंडस्ट्री स्टूडेंट? स्मॉल, लार्ज और मीडियम इंडस्ट्रीज़ के बारे में। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। स्टूडेंट्स, सभी हम मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम रॉ मटेरियल का यूज़ करके उसको प्रोसेस करते हैं और फिर उससे वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब रॉ मटेरियल का यूज़ करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया जाए और गुड्स का लार्ज नंबर में प्रोडक्शन किया जाए तो उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। तो मान लीजिए कोई भी चीज़ आपकी इंडस्ट्री में बनती है, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्री है या बड़ी इंडस्ट्री है, तो वो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग में आता है स्टूडेंट्स। डू यू नो दैट पेपर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, शुगर फ्रॉम शुगर केन, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। स्टूडेंट्स, अलग अलग चीज़ को बनाने के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। जैसे पेपर हमारा मैन्युफैक्चर्ड होता है वुड से, और शुगर केन से मैन्युफैक्चर होता है। उसी तरीके से हम आयरन और स्टील बनाने के लिए आयरन ओर का यूज़ करते हैं, क्योंकि आयरन और स्टील बनाने में रॉ मटेरियल क्या है? आयरन ओर। तो स्टूडेंट्स, एक एल्यूमिनियम है, एक मेटल जिसमें आपके रॉ मटेरियल के रूप में बॉक्साइट का यूज़ होता है। डू यू आल्सो नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न विच इटसेल्फ इज़ एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कई टाइप का क्लॉथ हमारा यार्न से बनता है। तो और यार्न भी अपने आप में क्या है स्टूडेंट्स? एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो यार्न को बनाने के लिए किसी दूसरे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, क्लॉथ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? यार्न है।
people employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods. स्टूडेंट्स, जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर एम्प्लॉयड होते हैं, मीन्स सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, वही लोग प्राइमरी मटेरियल को मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उस प्राइमरी मटेरियल को वो फिनिश्ड गुड्स में चेंज कर देते हैं। प्राइमरी मटेरियल तो स्टूडेंट्स वो हो गया जो हमें प्राइमरी एक्टिविटी से मिलता है। जिस तरीके से हम कपड़ा बनाते हैं, तो कपड़ा तो मैन्युफैक्चरिंग का कमाल है, लेकिन कपड़ा किससे बना है, उसके लिए रॉ मटेरियल यूज हुआ है जो वो कपास है कपड़े के लिए। तो कपास किसका प्रोडक्ट है? प्राइमरी एक्टिविटी का, या प्राइमरी मटेरियल भी उसको बोल देंगे। तो जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में लगे होते हैं या सेकेंडरी सेक्टर में लगे होते हैं, वो लोग प्राइमरी गुड्स को या प्राइमरी मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में, तैयार माल में बदल देते हैं। किसके थ्रू? मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के थ्रू। मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है ही कि चाहे छोटी इंडस्ट्री हो चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, उसमें जो प्रोडक्शन होता है उसी को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटी को या सेकेंडरी सेक्टर को स्टूडेंट्स हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रूरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज एट्सेट्रा फॉल इनटू दिस कैटेगरी। स्टूडेंट्स, सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से वर्कर आते हैं? जो वर्कर स्टील फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड हैं या काम करते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग होती है जिन फैक्ट्रीज में, ब्रूरीज होती हैं स्टूडेंट्स शराब की भट्टियाँ जहाँ पे शराब की मैन्युफैक्चरिंग होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आपको पता है कपड़ा बनाया जाता है इंडियन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और बेकरीज, जो हम बिस्किट बनाते हैं। तो ये वर्कर सभी स्टूडेंट्स वो सेकेंडरी एक्टिविटी में या मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में आते हैं, जो कि स्टील फैक्ट्री, कार, ब्रूरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या बेकरी में काम करते हैं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। स्टूडेंट्स, कुछ लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो टर्शरी सेक्टर में आते हैं। आपने चैप्टर नंबर 2 आपकी इकोनॉमिक्स की बुक का पढ़ा था, उसमें आपने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर कौन कौन सा होता है। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स दे भी रखा, वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम मेनली रूप से कंसर्न रहेंगे, बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है स्टूडेंट, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ही डिपेंड है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज़ मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के द्वारा मेजर की जाती है या मापी जाती है। स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कंट्री में डेवलपमेंट होगा, उतनी ही ज़्यादा कंट्री की इकोनॉमी ऊपर जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने से गुड्स और आपके सर्विसेज की सप्लाई ज़्यादा होगी। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा। इसके साथ साथ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और जितना ज़्यादा आपके ट्रेड बढ़ता है, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई या डिमांड बढ़ती है और लोगों को रोज़गार मिलता है, तो इकोनॉमी उतनी ही मजबूत होती है। तो जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा, उतनी ही इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हमारी बढ़ेगी। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। स्टूडेंट्स, अभी हम मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व। मैन्युफैक्चरिंग का क्या महत्व है आपको पता है स्टूडेंट्स? मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है स्मॉल, मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज़ में, वही मैन्युफैक्चरिंग होती है स्टूडेंट्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड the backbone of development in general and economic development in particular, mainly because स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को
हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोल देते हैं, इसके साथ साथ इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्टूडेंट्स जनरल टर्म में ओवरऑल डेवलपमेंट की बैकबोन माना जाता है, मीन्स रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और पर्टिकुलर टर्म में स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन माना जाता है। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि यदि हम जनरल टर्म में बात करें, सामान्य रूप से बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे डेवलपमेंट की बैकबोन है। और स्टूडेंट्स, यदि पर्टिकुलर टर्म में बात की जाए, विशेष रूप से बात की जाए, तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन है। मीन्स सामान्य रूप से तो ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी है, और स्टूडेंट्स पर्टिकुलर मीन्स विशेष रूप से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी है। तो स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में विशेष रोल प्ले करता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. Students, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज ही नहीं करती, बल्कि एग्रीकल्चर पे से लोगों की डिपेंडेंस भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कम करती हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लोगों को सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जॉब प्रोवाइड करती हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, और हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का रोल क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर को मॉडर्न करता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में और ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा करता है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, और स्टूडेंट्स, टर्सरी सेक्टर को हम बोलते हैं आपके सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आप अपनी इकोनॉमिक्स की बुक में चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स किस तरीके से एग्रीकल्चर की हेल्प करता है, और एग्रीकल्चर पे से लोगों की डिपेंडेंस या उनकी निर्भरता कम करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर इरेडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए जो प्री कंडीशन है, पहली शर्त है, वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये माना जाता है स्टूडेंट्स कि यदि कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेट हो जाएंगे। इरेडिकेट मीन ख़त्म हो जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पहली शर्त क्या है? पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करना, ख़त्म करना। दिस वॉज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड ज्वाइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और ज्वाइंट सेक्टर वेंचर्स की ये मेन फिलोसफी थी। कौन सी फिलोसफी? कि यदि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो उसकी पहली शर्त होनी चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को ख़त्म करना। तो वेंचर स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडस्ट्री को ही बोल देंगे। ज्वाइंट सेक्टर वेंचर्स तो वो होते हैं स्टूडेंट्स जो कोई इंडिविजुअल, अकेला आदमी सरकार के साथ मिलके लगाता है, मीन्स प्राइवेट प्लस में आपके जो पब्लिक सेक्टर होता है या गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगाती है, उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स ज्वाइंट सेक्टर वेंचर्स। और स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर वेंचर्स अकेला या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री भी कह देंगे इसको, वो अकेली गवर्नमेंट लगाती है स्टूडेंट्स। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज मीन्स गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज की, और ज्वाइंट सेक्टर वेंचर्स की
यहाँ पे जॉइंट सेक्टर वेंचर्स को बोल देंगे। मीन्स गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट से मिलकर के जो इंडस्ट्री लगती है या जो वेंचर लगता है उसी को बोलते हैं जॉइंट सेक्टर वेंचर। तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री की और गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंडस्ट्री की ये फिलॉसफी थी, ये विचारधारा थी, ये गहरी सोच थी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मेन मकसद क्या होना चाहिए, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। इट वाज ऑल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का मेन मकसद ये भी था कि ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज लगा करके रीजनल डिस्पैरिटीज को कम किया जाए। रीजनल डिस्पैरिटीज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो एक रीजन से दूसरे रीजन के बीच में जो डिस्पैरिटीज हैं, विभिन्नताएं हैं, एक रीजन ज़्यादा एडवांस है, दूसरा बैकवर्ड है, तो बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री लगाई जाए। ट्राइबल रीजन में जो आदिवासियों के एरियाज़ हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई जाएं और वो भी दूसरे एडवांस्ड या डेवलप्ड एरिया के बराबर में आ जाएंगे और डिस्पैरिटी कम हो जाएगी। ये भी मेन मकसद था स्टूडेंट्स। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जो गुड्स पैदा होती हैं उन्हीं गुड्स को हम स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बोलते हैं। और जब स्टूडेंट्स हम उन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे हमारा ट्रेड और कॉमर्स एक्सपेंड होता है। और गुड्स और सर्विस के एक्सपोर्ट करने से स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में मच नीडेड अति आवश्यक फॉरेन एक्सचेंज मीन विदेशी मुद्रा भी आती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, उन गुड्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं, उससे हमारा ट्रेड और कॉमर्स एक्सपेंड होता है, मीन्स बढ़ता है, और हमारी कंट्री में ब्रिंग्स मीन आती है मच नीडेड अति आवश्यक फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा भी आती है। ट्रेड स्टूडेंट्स गुड्स और सर्विस का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वही ट्रेड होता है, लेकिन कॉमर्स जो होती है स्टूडेंट्स उसका रूप थोड़ा व्यापक होता है। कॉमर्स में गुड्स और सर्विस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ साथ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन जैसी एक्टिविटी भी शामिल होती हैं। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू ए वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पर्स। स्टूडेंट्स, जो कंट्री अपने रॉ मटेरियल को वाइड वैरायटी की हाई वैल्यू वाली फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती हैं वो कंट्री प्रॉस्पर्स हैं, मीन्स अमीर हैं। स्टूडेंट्स, ये वो कंट्री होती हैं जो अपने रॉ मटेरियल को अच्छे तरीके से फिनिश करती हैं या उनसे अच्छी गुड्स बनाती हैं, और फिर जब ये इन वाइड वैराइटीज वाली फिनिश्ड गुड को इंटरनेशनल मार्केट में बेचती हैं स्टूडेंट्स ये कंट्री, तो इनकी गुड्स की वैल्यू बहुत ही हाई होती है और इसी वजह से कंट्री प्रॉस्पर्स होते हैं स्टूडेंट्स। इंडियाज़ प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल। स्टूडेंट्स, इंडिया की प्रॉस्पेरिटी मीन्स इंडिया की जो समृद्धि है वो किस चीज़ में लाइज है, मीन्स इंडिया किस चीज़ के थ्रू समृद्ध हो सकता है या प्रॉस्पर हो सकता है। यदि स्टूडेंट्स इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को जल्दी से जल्दी इंक्रीज करता है, मीन्स बढ़ाता है और डाइवर्सिफाई करता है, तो यही इंडिया के प्रॉस्पर होने का एक रास्ता है। स्टूडेंट्स, इंक्रीज करने का मीनिंग तो हो गया यहाँ पे बढ़ाना, और डाइवर्सिफाई का मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स की आपके डिफरेंट टाइप के गुड्स बनाएं इंडियन इंडस्ट्रीज़, और ऐसी गुड्स बनाएं कि जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू हो। तो इंडिया जितनी क्विकली अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इंक्रीज कर लेता है या डाइवर्सिफाई कर लेता है तो उसके प्रॉस्पर होने के, समृद्ध होने के चांसेज ज़्यादा हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर।
स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव मीन अलग अलग नहीं है। दे मूव हैंड इन हैंड, वो साथ साथ चलती हैं। कौन स्टूडेंट? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। मीन्स एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से पृथक या अलग नहीं है, ये साथ साथ चलती हैं। फॉर इंस्टेंस, द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया have given a major boost to agriculture by raising its productivity. Students, एक इंस्टेंस के थ्रू, इंस्टेंस मीन उदाहरण के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरीके से एग्रो इंडस्ट्रीज ने इंडिया में एग्रीकल्चर को बूस्ट किया है। क्या करके? एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को रेज करके, मीन्स उसकी उत्पादकता को या एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ा करके उसको मेजर बूस्ट दिया है। किसने? एग्रो इंडस्ट्री ने। किसको? एग्रीकल्चर को। दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, मशीन्स एंड टूल्स etc. to the farmers. Students, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या एग्रो इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के लिए लेटर पे डिपेंड हैं। लेटर मीन एग्रीकल्चर, लेटर बाद वाला, क्योंकि हमने पहले एग्रो इंडस्ट्री की बात की थी तो वो पहले वाला हो गया और एग्रीकल्चर हो गई बाद वाली, मीन्स लेटर। तो एग्रो इंडस्ट्रीज अपने रॉ मटेरियल के लिए, कच्चे माल के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, एग्रो इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट किसानों को बेचती हैं और उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने में वो हेल्प करती हैं। तो वो कौन से प्रोडक्ट हैं स्टूडेंट्स? जो प्रोडक्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री किसानों को बेचती हैं वो प्रोडक्ट हैं स्टूडेंट्स इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक और पीवीसी पाइप्स, मशीन्स और टूल्स। इरिगेशन पंप्स तो स्टूडेंट्स आपको पता है, जो हम ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं इरिगेशन के लिए, वो इरिगेशन पंप ही होते हैं। फर्टिलाइजर्स स्टूडेंट्स, जो फर्टिलाइज़र हम ज़मीन की फर्टाइल कैपेसिटी को, मीन्स उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए डालते हैं। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल स्टूडेंट्स कब होता है? जब फसल में बीमारी आ जाती है। और स्टूडेंट्स, पाइप्स की भी ज़रूरत होती है किसानों को, प्लास्टिक की पाइप्स और पीवीसी पाइप्स के इरिगेशन के लिए। पीवीसी पाइप्स की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स पॉलीविंसियल क्लोराइड पाइप। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, एग्रो इंडस्ट्रीज फार्मर्स को मशीन्स और टूल्स भी प्रोवाइड करती हैं। दस डेवलपमेंट एंड competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturalists in increasing their production but also made the production processes very efficient. स्टूडेंट्स, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ उनके अंदर कंपेटिटिवनेस भी होनी ज़रूरी है, मीन्स कंपटीशन करने की फीलिंग भी उनके अंदर आनी चाहिए, ताकि वो वर्ल्ड की दूसरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ कंपटीशन कर सकें। यदि स्टूडेंट्स हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कंपेटिटिवनेस की फीलिंग आ जाती है, दूसरों के साथ कंपटीशन करने की भावना आ जाती है और उनका डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये एग्रीकल्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करेगा, मीन्स असिस्ट करेगा। और इससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा और जो प्रोडक्शन प्रोसेस है एग्रीकल्चर में वो भी काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगी, मीन्स काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कम्पेटिटिव। स्टूडेंट्स, आज ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है। स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? 2 लेसन्स में आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। एक लेसन हिस्ट्री का है, चैप्टर नंबर 4,
और दूसरा लेसन इकोनॉमिक्स में है, वो भी चैप्टर नंबर 4 है। तो दोनों लेसन्स में आप ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। स्टूडेंट्स, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो गुड्स, सर्विसेज, पीपल, आइडिया और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, मीन्स आदान प्रदान होता है, उसी को स्टूडेंट्स ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और आज के वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन काफ़ी प्रेवलेंट है, प्रचलित है, और ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है आज। तो इस ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में स्टूडेंट्स हमारी इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा इफ़िशेंट, मीन्स कुशल या बहुत ही अच्छे प्रकार की और कम्पिटिटिव होना ज़रूरी है, मीन्स प्रतिस्पर्धात्मक होना ज़रूरी है। हमारी इंडस्ट्री एफिशिएंट भी हों, मीन्स अच्छी हों, और एफिशिएंट होने के साथ साथ में दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन भी कर सकें। सेल्फ सफिशेंसी अलोन इज़ नॉट इनफ। स्टूडेंट्स, हमारी इंडस्ट्री सेल्फ सफिशेंट हैं, मीन्स आत्मनिर्भर हैं, लेकिन ये सेल्फ सफिशेंसी काफ़ी नहीं है, इनफ नहीं है। आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। स्टूडेंट्स, हमारी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मीन्स हमारी इंडस्ट्री में बनी हुई गुड्स क्वालिटी के मामले में दूसरे देशों के बराबर होनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में। एट पर का मतलब होता है स्टूडेंट्स बराबर मूल्य की। तो हमारी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, फैक्ट्री में बनी हुई गुड्स बराबर मूल्य की होनी चाहिए क्वालिटी के मामले में इंटरनेशनल मार्केट में। मीन्स जितनी क्वालिटीफुल गुड्स या अच्छी गुड्स दूसरी कंट्रीज़ की आती हैं, तो हमारी कंट्रीज़ की गुड्स भी ऐसी होनी चाहिए। ओनली देन विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। स्टूडेंट्स, यदि हमारी गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे मूल्य की होंगी, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे, मुकाबला कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, देखते हैं नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है, उनका योगदान कितना है। ओवर द लास्ट 2 decades, the share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP out of a total of 27% for the industry, which includes 10% for mining, quarrying, electricity and gas. Students, लास्ट 2 decades में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो योगदान है हमारी जीडीपी में वो 17% है। और स्टूडेंट्स, यदि टोटल इंडस्ट्रीज़ का हम योगदान देखें तो वो 27% है। और स्टूडेंट्स, 27% में से 17% तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, और 10% हो गया दूसरी इंडस्ट्रीज़ का, जैसे माइनिंग, क्वारिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस का। माइनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? मिनरल निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं माइनिंग। और कोरिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? कोरिंग भी एक टाइप की माइनिंग ही होती है स्टूडेंट्स। इसमें कोरिंग की आपके ओपन पिट माइनिंग होती है, खुली माइन होती है। जैसे कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो अर्थ के सरफेस के नज़दीक होते हैं, मीन्स ऊपर ही होते हैं वो, उनके लिए हम ड्रिल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना पड़ता, तो उनको डगआउट करके खुदाई करके ही निकाल लिया जाता है। तो जो मिनरल अर्थ के सरफेस के नज़दीक होते हैं, मीन्स थोड़े ऊपर ही होते हैं, गहराई में नहीं होते, उन मिनरल्स को डगआउट करके सिंपल खुदाई करके निकाल लिया जाता है। तो उस प्रोसेस को ही कोरिंग कहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल इंडस्ट्री का रोल हमारी जीडीपी में है 27%, और इस 27% में से 17% है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। और ये स्टेगनेटेड है स्टूडेंट्स। स्टेगनेटेड होता है कि एक ही जगह पे खड़ा है, ये इतना बढ़ नहीं रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है।
जो चीज़ अपनी जगह पे ही खड़ी रहती है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स स्टैग्नेटेड। और 10% है स्टूडेंट्स 27 में से माइनिंग, कोरिंग और इलेक्ट्रिसिटी और गैस का। दिस इज मच लोअर in comparison to some East Asian economies where it is 25 to 35%। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में रोल सिर्फ 17% है, और ये 17% जो रोल है स्टूडेंट्स, ये ईस्ट एशियन इकोनॉमी की कंपेयर में बहुत ही कम है। मीन्स ईस्ट एशिया के जितने देश हैं वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में रोल 25 से 35% है, लेकिन हमारी कंट्री में सिर्फ स्टूडेंट्स 17% है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डेकेड हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। स्टूडेंट्स, जो ग्रोथ रेट रही है मैन्युफैक्चरिंग की लास्ट डेकेड से, वो 7% पर एनम रही है। The desired growth rate over the next decade is 12%। स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नेक्स्ट डेकेड में डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट 12% होनी चाहिए। अभी हमारी लास्ट डेकेड में 7% पर एनम की ग्रोथ रेट चल रही थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, लेकिन हमें ज़रूरत कितने की है? 12% की। सिंस 2003 manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum। स्टूडेंट्स, 2003 से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 9 से 10% पर एनम चल रही है। विद appropriate policy interventions by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade। Appropriate policy interventions स्टार्ट किए हैं गवर्नमेंट ने। appropriate होता है उचित, उचित नीतियाँ बनाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो appropriate मीन्स उचित, और पॉलिसी नीतियाँ, इंटरवेंशंस मीन गवर्नमेंट के द्वारा इंटरवेन की गई हैं या शुरू की गई हैं। और कुछ रिन्यूड एफर्ट्स भी किए गए हैं, मीन्स नए नए प्रयास भी किए गए हैं। क्या करने के लिए? इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो जो एप्रोप्रिएट उचित पॉलिसी इंटरवेंशन किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और कुछ रिन्यूड एफर्ट्स किए गए हैं इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो इकोनॉमिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि नेक्स्ट डेकेड में हम अपने इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। मीन्स जो हमें 12% पर एनम चाहिए ग्रोथ रेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, वो हमारे को मिल जाएगी, ऐसा इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं जो इकोनॉमी का आकलन करते हैं। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज़ बीन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए एक हमारी कंट्री में संस्था बनाई गई है, उसका नाम है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल, ताकि हम अपने इस ऑब्जेक्टिव को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ रेट बढ़ाने का, उसको हम पूरा कर पाएँ। NMCC स्टूडेंट्स, NMCC 2004 में बना था। अभी हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन की। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल लोकेशंस का नेचर कॉम्प्लेक्स है। मीन्स जब हम कोई इंडस्ट्री लोकेट करते हैं तो वो इंडस्ट्री को लोकेट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, मीन्स काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इंडस्ट्री लोकेट करना इतना आसान नहीं है। इंडस्ट्री को लोकेट करते टाइम कई फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स,
इंडस्ट्रियल लोकेशंस मीन्स इंडस्ट्री को लोकेट करने में कई चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं या वो इंडस्ट्री की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें इंडस्ट्री की अवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं? वो हैं स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर और मार्केट। तो ये चीज़ें होंगी तो इंडस्ट्री लोकेट करना आसान होगा, और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो इंडस्ट्रियल लोकेशन काफ़ी जटिल होगी, क्योंकि इंडस्ट्री में फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, काम करने के लिए लेबर मजदूर चाहिए, कैपिटल पूंजी चाहिए, पावर भी चाहिए बिजली भी, और तैयार माल की सप्लाई करने के लिए मार्केट भी चाहिए। It is rarely possible to find all these factors available at one place. स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए सारे फैक्टर एक प्लेस पे मौजूद होना रेयरली पॉसिबल है, मीन्स काफ़ी मुश्किल है। हमने किस फैक्टर्स के बारे में बात की थी अभी पीछे, जैसे लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट। तो ये सभी फैक्टर्स एक जगह पे, एक प्लेस पे अवेलेबल होना रेयरली पॉसिबल है, काफ़ी मुश्किल है। मीन्स ये सभी फैक्टर एक जगह से नहीं हम गैदर कर सकते। कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. कंसिक्वेंटली का मतलब होता है स्टूडेंट्स परिणाम स्वरूप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं स्टूडेंट्स, वो टेंट्स मीन्स कोशिश करते हैं लोकेट करने की, ढूंढने की एक ऐसा अप्रोप्रिएट प्लेस, एक ऐसी उचित जगह जहाँ पे इंडस्ट्रियल लोकेशंस के ये सभी फैक्टर्स चाहे तो मौजूद हों और चाहे कम कॉस्ट पे अरेंज किए जा सकें। अगर इंडस्ट्री लगाने वाले या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करने वाले लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे सारे फैक्टर मिल सकें, अगर सारे फैक्टर्स नहीं भी मिलते हैं तो कम से कम कॉस्ट पे ये फैक्टर अरेंज किए जा सकें, क्योंकि इंडस्ट्रियल लोकेशन जब होती है तो इंडस्ट्रियलिस्ट का मेन पर्पज़ यही होता है कि चीज़ों को लो कॉस्ट पे अरेंज किया जाए, कम से कम कॉस्ट लागत उन चीज़ों की आए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज। स्टूडेंट्स जब एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो शहर बढ़ने लग जाता है, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी तो उसके साथ साथ शहर बढ़ जाता है। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज। स्टूडेंट्स कई बार इंडस्ट्रीज चाहे तो शहर के अंदर होती हैं, चाहे शहर के नियर मीन पास होती हैं। दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। स्टूडेंट्स इस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन साथ साथ चलते हैं, मीन्स जो इंडस्ट्री और शहर वो साथ साथ चलते हैं। सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स एंड फिनेंशियल एडवाइस एट्सेट्रा टू द इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स सिटीज़ इंडस्ट्री को अनेक टाइप की फैसिलिटीज़ देती हैं, जैसे मार्केट्स प्रोवाइड करवाते हैं इंडस्ट्री को, उसके साथ साथ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स और फिनेंशियल सर्विस भी सिटी इंडस्ट्री को प्रोवाइड करवाती हैं। स्टूडेंट्स बैंकिंग तो आप समझते ही हैं कि इंडस्ट्री के मालिकों को बैंक से लोन लेना पड़ता है, और इंडस्ट्री में अगर किसी टाइप का कोई नुकसान हो जाए तो उसका इंश्योरेंस भी होता है, और इंडस्ट्री में जो माल बनता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ती है। लेबर भी चाहिए इंडस्ट्री में काम करने के लिए। कंसल्टेंट्स, स्टूडेंट्स जो इंडस्ट्री के मालिक होते हैं वो कई बार अपने सलाहकार भी रखते हैं जो उनको इंडस्ट्री चलाने से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं। फिनेंशियल एडवाइस, स्टूडेंट्स कुछ फिनेंशियल एडवाइस देने वाले भी होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, क्योंकि वो है ना
उनको बैलेंस उनका बना के रखते हैं इंडस्ट्री के मालिकों का, ताकि वो प्रॉफिट और लॉस का अपना प्रोपोर्शन बना के रख सकें कि अपने फाइनेंस को वो कैसे, पैसे को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। इस तरह की सलाह देने वाले भी होते हैं शहर में। तो आप देख सकते हैं कि सिटी बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है इंडस्ट्री को। और स्टूडेंट्स, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर या जो भी लोग होते हैं वो आपके शहर में रहते हैं, तो वहाँ बहुत सी फैसिलिटी अपने आप ही डेवलप हो जाती हैं। क्योंकि जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, उनको सामान खरीदने के लिए मार्केट चाहिए, उसके साथ साथ इंटरटेनमेंट के भी उनको सोर्स चाहिए। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू come together to make use of the advantages offered by the urban centers known as agglomeration economies. Students, many industries, अनेक इंडस्ट्रीज टेंड कोशिश करती हैं टू कम टुगेदर साथ आने की, टू मेक द यूज़ लेने की, कौन से एडवांटेजेस को, जो एडवांटेजेस अर्बन सेंटर्स ऑफर करते हैं या देते हैं। मीन्स शहर इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस या बेनिफिट ऑफर करते हैं। इसी वजह से अनेक इंडस्ट्रीज़ साथ आ जाती हैं, मीन्स कम टुगेदर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो शहर के द्वारा ऑफर किए जाने वाले बेनिफिट्स को या एडवांटेजेस को लेना चाहती हैं। तो जब अनेक इंडस्ट्रीज़ कम टुगेदर इकट्ठी हो जाती हैं शहर के द्वारा प्रदान किए जाने वाले बेनिफिट्स को लेने के लिए, तो इसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। स्टूडेंट्स, एग्लोमरेशन का मतलब होता है समूह या ग्रुप। जब अनेक इंडस्ट्रीज का ग्रुप इकट्ठा हो जाता है सिटीज़ के द्वारा ऑफर किए जाने वाले बेनिफिट्स को लेने के लिए, तो उसी प्रोसेस को स्टूडेंट बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। ग्रेजुअली ए लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस। स्टूडेंट्स, धीरे धीरे एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन उत्पन्न हो जाता है। मीन्स इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा समूह। एग्लोमरेशन का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको, समूह या ग्रुप। तो धीरे धीरे एक इंडस्ट्री लगती है, फिर दूसरी लगती है, तो फिर पूरा इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन बन जाता है बाद में। मीन्स इंडस्ट्री का एक समूह बन जाता है। जैसे आप गुरुग्राम में देख सकते हैं, फरीदाबाद में देख सकते हैं। शुरुआत में वहाँ पे एक इंडस्ट्री लगी होगी, लेकिन बाद में फिर जब सिटी ने, शहर ने बेनिफिट्स प्रोवाइड किए, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, लेबर मार्केट के, तो फिर और भी इंडस्ट्री आ गई वहाँ पे, और फिर इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन वहाँ पे टेक प्लेस हो गया। मीन्स एक इंडस्ट्री का पूरा ग्रुप वहाँ पे हमें दिखाई देने लग गया। In the pre-independence period, most manufacturing units were located in places from the point of view of overseas trade such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. Students, pre-independence period में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टेब्लिश की जाती थी, मीन्स जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स स्थापित की जाती थी, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, इस नज़रिए के साथ एस्टेब्लिश की जाती थी कि ओवरसीज़ ट्रेड को हेल्प मिल सके। और उन्हीं जगहों पे एस्टेब्लिश की जाती थी स्टूडेंट जहाँ से ओवरसीज़ ट्रेड मीन्स दूसरे देशों में ट्रेड हो सके। और वो जगहें थी स्टूडेंट्स मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। क्योंकि स्टूडेंट्स मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ये इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थी, और यहाँ से ओवरसीज़ ट्रेड मीन्स विदेशों के साथ ट्रेड आसानी से हो सकता था। इसी वजह से प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, आज़ादी से पहले के दौर में, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में लगाई गई। कॉन्सिक्वेंटली, और परिणाम स्वरूप, देयर अमर्ज्ड सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स सराउंडेड बाय यूज एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड। स्टूडेंट्स, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में इंडस्ट्री डेवलप होने के परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली होता परिणाम स्वरूप, और भी कुछ अर्बन सेंटर्स के अंदर इंडस्ट्रियली डेवलप पॉकेट्स अमर्ज हो गए, मीन्स इंडस्ट्रियल सेंटर अमर्ज हो गए। और ये इंडस्ट्रियल सेंटर स्टूडेंट्स
एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड से घिरे होते थे। मीन्स इंडस्ट्री होती थी सिटी में और उसके चारों तरफ खेत होते थे। हिंटरलैंड क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे एक होती है मेनलैंड और दूसरी होती है हिंटरलैंड। जो हमारे 28 स्टेट्स हैं इंडिया के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो तो है हमारी मेनलैंड। लेकिन स्टूडेंट्स समुद्र में भी कुछ हमारी ज़मीन है, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, तो वो हमारी ज़मीन दूर स्थित है समुद्र में। तो जो ज़मीन दूर स्थित होती है उसको बोलते हैं हिंटरलैंड। तो स्टूडेंट्स इंडस्ट्री होती थी सिटी में, लेकिन उनके आसपास थोड़ा सा मीन्स आपके दूर बोल देंगे एग्रीकल्चर होती थी, खेत ही खेत होते थे। यूज होता है बहुत ही बड़ा। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। स्टूडेंट्स इंडस्ट्री और मार्केट में क्या लिंकेज है, मीन्स क्या संबंध है? सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इनपुट्स की। रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट पार्ट्स। स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है और उसके कंपोनेंट पार्ट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स और उसके कंपोनेंट पार्ट्स इंडस्ट्री में इनपुट्स का काम करते हैं। स्टूडेंट्स कंपोनेंट पार्ट्स का मीनिंग होता है घटक या तत्व। रॉ मटेरियल से किसी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कंपोनेंट पार्ट्स बनते हैं या कुछ ऐसी फिनिश्ड गुड बनती हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स का काम करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं। किसी इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स धागा बनता है, मान लीजिए यार्न बनता है, तो जिस इंडस्ट्री में धागा बना वो तो स्टूडेंट उस इंडस्ट्री के लिए फिनिश्ड गुड हो गई, लेकिन वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो जाता है धागा। और वो इंडस्ट्री कौन सी है स्टूडेंट्स? वो इंडस्ट्री है वीविंग इंडस्ट्री। तो किसी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल का या उसकी फिनिश्ड गुड्स का कंपोनेंट पार्ट, उससे बना हुआ पार्ट दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आपको पता है स्टूडेंट्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के लिए लैंड की ज़रूरत होती है, काम करने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है, और कैपिटल स्टूडेंट पूंजी के बिना तो आपको पता है कुछ हो ही नहीं सकता। इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर यहाँ पे स्टूडेंट्स ह्यूमन फैक्टर की मैं बात करूँगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर होते हैं बिजनेसमैन या उद्यमी, और वो ह्यूमन ही होते हैं स्टूडेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी इंडस्ट्री में जब प्रोडक्शन होता है तो उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स जैसे सड़क, बिल्डिंग, रेल की लाइंस, ये सभी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स फैक्ट्री तक इन सभी इनपुट्स को ले जाने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स फैक्ट्री में जाता है, जब ये माल इनपुट जाते हैं तो वहाँ पे आउटपुट मिलता है हमें, या प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है, और फिर उस तैयार प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट के थ्रू मार्केट में ले जाया जाता है और बेचा जाता है। उससे मनी आती है स्टूडेंट्स, और फिर उस मनी से फिर दोबारा से हम इनपुट्स खरीदते हैं। तो ये एक प्रकार का साइकिल बन जाता है स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल साइकिल भी इसको बोल देंगे। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज़ द लीस्ट कॉस्ट। स्टूडेंट्स किसी भी फैक्ट्री को लोकेटेड करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है लीस्ट कॉस्ट, क्योंकि जितनी कम से कम कॉस्ट फैक्ट्री को लोकेटेड करने में आएगी वही अच्छा डिसीजन होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और कुछ विशेष प्रकार का जो लेबर होता है, स्किल्ड लेबर होता है, वो भी इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट
करता है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी और अच्छा और स्किल्ड लेबर नहीं होगा तो इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी। अभी स्टूडेंट्स हम देखते हैं आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए आदर्श स्थिति कौन सी होती है, मीन्स अच्छी जगह कौन सी होती है। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स एट साइट। एक तो स्टूडेंट्स जिस भी साइट पे मीन्स जिस भी जगह पे फैक्ट्री लगती है वहाँ पे रॉ मटेरियल ऑब्टेन होना चाहिए, मीन्स कच्चा माल मिलना चाहिए। दूसरी हम करते हैं लेफ़्ट साइड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट। और स्टूडेंट्स जिस साइट पे या जिस जगह पे इंडस्ट्री लगती है उसकी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए प्रोडक्शन की, मीन्स अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो जो भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है उसकी कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट। स्टूडेंट्स जब किसी भी साइट पे किसी भी जगह पे फैक्ट्री हम लोकेट करते हैं तो वो हमारा डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। यदि हमारा फैक्ट्री लगाने का डिसीजन गलत साबित हुआ तो हमें बहुत ही ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा लॉस हमारे को हो जाएगा। तो डिसीजन भी ज़िंदगी में फैक्ट्री लगाते टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी बिजनेसमैन के लिए। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स प्रोडक्शन जो हुआ फैक्ट्री में उसके डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट भी मिनिमम होनी चाहिए, मीन्स मार्केट पास में होनी चाहिए ताकि माल को कम कॉस्ट पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और ट्रांसपोर्ट का खर्च कम आए। यदि माल को डिस्ट्रीब्यूट करने में, मार्केट में वितरित करने में या भेजने में ज़्यादा कॉस्ट लगती है तो इंडस्ट्री हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं हो पाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स अभी हम इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन मीन वर्गीकरण। इंडस्ट्री को अलग अलग पार्ट में या ग्रुप में बांटना ही इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन होता है। लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स यू यूज in your daily life such as transistors, electric bulbs, vegetable oil, cement, glassware, petrol, matches, scooters, automobiles, medicines and so on. स्टूडेंट्स आपको मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर। ग्लासवेयर होते हैं स्टूडेंट्स, ग्लास मीन्स कांच से बनी हुई चीज़ें। पेट्रोल, मैचिज मीन्स माचिस। स्कूटर्स और ऑटोमोबाइल में स्टूडेंट्स ये आता है सारा जो गाड़ियाँ बनती है या मोटरसाइकिल या थ्री व्हीलर बनते हैं, सारा ऑटोमोबाइल में आता है स्टूडेंट्स। और मेडिसिन्स, तो आप इन सभी चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं। ये सभी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, मीन्स इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होती है और आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं एंड सो ऑन। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड होती हैं। इफ़ वी क्लासीफाई द वेरियस इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर क्राइटेरियन देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर मैन्युफैक्चरिंग बेटर। स्टूडेंट्स यदि हम वेरियस इंडस्ट्रीज़ को मीन्स विभिन्न उद्योगों को एक विशेष पैमाने के बेस पे क्लासिफाई करते हैं तो स्टूडेंट्स हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बेटर मैनर में समझ सकते हैं। मीन्स कोई हम एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, एक विशेष पैमाना लेंगे और उस पैमाने के बेस पे ही हम अलग अलग इंडस्ट्री को क्लासिफाई करेंगे, मीन्स अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे। अगर हम उन इंडस्ट्री को विशेष क्राइटेरियन, पर्टिकुलर क्राइटेरियन के बेस पे अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं तो हम उन सभी इंडस्ट्रीज़ की मैन्युफैक्चरिंग को मीन्स उनके बनने की प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी क्लासिफाइड एज फॉलो। इंडस्ट्री को स्टूडेंट्स निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड।
स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या यूज होता है उसके बेस पे हम इंडस्ट्री को दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो एग्रो बेस्ड और दूसरी मिनरल बेस्ड। कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल। स्टूडेंट्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो होती हैं जिनको एग्रीकल्चर से कच्चा माल मिलता है, जैसे कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, खाने का जो तेल होता है, ये सारी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे डिपेंड है स्टूडेंट्स कच्चे माल के लिए। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो होती हैं जिनको मिनरल्स से कच्चा माल मिलता है, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं स्टूडेंट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स बनाने वाली इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री पेट्रोलियम और उससे जुड़े प्रोडक्ट बनाती है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है। तो रॉ मटेरियल के सोर्स के बेस पे स्टूडेंट्स इंडस्ट्री दो तरह की होती हैं, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। स्टूडेंट्स, मेन रोल के अकॉर्डिंग, मुख्य भूमिका के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज दो तरह की होती हैं। एक तो बेसिक और की इंडस्ट्रीज और दूसरी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बेसिक और की इंडस्ट्रीज के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। स्टूडेंट्स, बेसिक और की इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल के रूप में सप्लाई करती हैं, और ये दूसरी इंडस्ट्रीज बेसिक और की इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके दूसरी चीज़ों की ये मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। और स्टूडेंट्स, बेसिक और की इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज को बेस देती हैं, आधार देती हैं। ये इंडस्ट्रीज स्टूडेंट्स कंज्यूमर के डायरेक्ट यूज के लिए गुड्स नहीं बनाती, ये दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए गुड्स बनाती हैं, और फिर दूसरी इंडस्ट्रीज इन बेसिक और की इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके ग्राहक के लिए या उसके यूज के लिए चीज़ें बनाती हैं। तो बेसिक और की इंडस्ट्रीज के एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स आयरन और स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। जैसे स्टूडेंट्स आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, ये दूसरी इंडस्ट्री को मशीनें देती है। ये कंज्यूमर के ग्राहक के डायरेक्ट यूज़ के लिए चीज़ें नहीं बनाती, ये दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए चीज़ें बनाती हैं, और फिर दूसरी इंडस्ट्रीज इन बेसिक और की इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट का यूज करके या उनकी मशीनों का यूज करके ग्राहक के डायरेक्ट यूज के लिए चीज़ें बनाती हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर। स्टूडेंट्स, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कंज्यूमर के डायरेक्ट यूज के लिए गुड्स बनाती हैं। मीन्स ये चीज़ें बनाएंगी और इनकी बनाई हुई चीज़ें सीधे ग्राहक के पास जाएंगी। बेसिक और की इंडस्ट्रीज तो क्या करती थी, पहले वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए गुड्स बनाती थी और फिर दूसरी इंडस्ट्रीज ग्राहक के लिए चीज़ें बनाती थी। लेकिन कंज्यूमर इंडस्ट्रीज स्टूडेंट्स दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए चीज़ें नहीं बनाती, ये सिर्फ डायरेक्ट ग्राहक के, कस्टमर के या कंज्यूमर के यूज के लिए चीज़ें बनाती हैं। और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सोइंग मशीन जो सिलाई मशीन होती है, और फैंस, पंखे बनाने वाली इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे हम इंडस्ट्रीज को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्टूडेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरी आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है स्टूडेंट्स की इंडस्ट्री में कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की गई है, मीन्स पूंजी या पैसा कितना लगाया गया है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे बताया गया है, लेकिन लार्ज भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी इंडस्ट्री में 1 करोड़ या उससे कम पैसा लगा है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है स्टूडेंट्स। और यदि किसी इंडस्ट्री में 1 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट हुई है
मीन्स 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा है तो वो हो गई लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द असेट्स ऑफ ए यूनिट। स्टूडेंट्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम इस रेफरेंस में, इस संबंध में डिफाइंड करेंगे, मीन्स परिभाषित करेंगे कि उस इंडस्ट्री की यूनिट की असेट्स के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट लगी है। स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट तो आपको पता ही है, पैसा जो लगाया जाता है या निवेश किया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यूनिट होती है स्टूडेंट्स किसी बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप का एक पार्ट या उसका आपके एक यूनिट। स्टूडेंट, असेट क्या होती है? मीन्स जब कोई भी इंडस्ट्री लगाई जाती है या उसकी कोई यूनिट लगाई जाती है तो उस इंडस्ट्री की यूनिट पे जो खर्च आता है, जैसे बिल्डिंग्स पे, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स मशीन्स पे, तो ये सारी चीज़ें असेट्स में आती हैं। तो एक इंडस्ट्री या उस इंडस्ट्री की किसी यूनिट पे जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की जाती है असेट्स के रूप में, उनकी असेट्स पे जितना पैसा लगता है परिसंपत्तियों पे, तो स्टूडेंट्स उसी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। दिस लिमिट हैज चेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, जो किसी भी इंडस्ट्री पे या उसकी यूनिट पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। मीन्स कुछ टाइम पहले स्मॉल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट का कोई और क्राइटेरिया था और आज वो क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ गया है। उस टाइम शायद कुछ साल पहले 50 लाख रुपए में कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लग जाती थी, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसी को बोलते थे जिसकी असेट्स के ऊपर सिर्फ 50 लाख या 50 लाख रुपए लगे हों। लेकिन वो लिमिट आज टाइम के साथ बढ़ा दी गई है। तो टाइम के साथ स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ जाती है। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज़ ₹1 करोड़। तो स्टूडेंट्स, इस समय यदि कोई भी आदमी इंडस्ट्री लगाना चाहता है या कोई अपनी इंडस्ट्री की दूसरी यूनिट सेटअप करना चाहता है तो वो 1 करोड़ रुपए लगा सकता है। ये स्टूडेंट्स डेडलाइन है इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने की। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। स्टूडेंट्स, अभी हम इंडस्ट्री को ओनरशिप के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। ओनरशिप होता है स्टूडेंट्स स्वामित्व, मीन्स इंडस्ट्री का मालिक कौन है। तो स्टूडेंट्स, ओनरशिप के बेस पे इंडस्ट्रीज के 4 टाइप होते हैं: पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और लास्ट आपका कोऑपरेटिव सेक्टर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की। पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, भेल, सेल एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर वो इंडस्ट्री होती हैं जिन इंडस्ट्रीज को ओन भी गवर्नमेंट करती है, मीन्स इन इंडस्ट्रीज़ की मालिक भी गवर्नमेंट होती है, और इन इंडस्ट्री को ऑपरेट करने का या इनका संचालन करने का काम, मीन्स इनको चलाने का काम भी गवर्नमेंट करती है। मीन्स जिन इंडस्ट्री की मालिक भी गवर्नमेंट हो और जिन इंडस्ट्री को ऑपरेट मीन्स चलाए भी गवर्नमेंट, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं भेल, सेल। भेल की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और सेल की फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज owned and operated by individuals or a group of individuals: टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, ओनरशिप के बेस पे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के बाद दूसरा नंबर आता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का। स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑपरेट करते हैं। स्टूडेंट्स,
मीन्स चाहे तो एक आदमी इनका मालिक होगा या संचालन करेगा, चाहे कुछ व्यक्तियों का जो समूह होता है वो इन इंडस्ट्री का मालिक होता है और वही व्यक्तियों का समूह इन इंडस्ट्रीज का संचालन भी करता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आपको पता है स्टूडेंट्स कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदजी टाटा ने लगाई थी 1907 में जमशेदपुर झारखंड में, और इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स 1912 में। ये स्टूडेंट्स सुवर्ण रेखा और ककराई रिवर के किनारे लगाई गई थी जमशेदपुर झारखंड में, जिसको टाटा नगर भी कहते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है स्टूडेंट। बजाज ऑटो लिमिटेड, बजाज के भी बहुत प्रोडक्ट आते हैं स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स डाबर इंडस्ट्रीज, ये भी प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। स्टूडेंट्स, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल करके चलाता है। मीन्स स्टेट तो यहाँ पे हो गया गवर्नमेंट और इंडिविजुअल यहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो जब कोई कंपनी सरकार और प्राइवेट इंडिविजुअल्स की सहायता से चलती है तो वो इंडस्ट्री स्टूडेंट्स जॉइंट सेक्टर की इंडस्ट्री होती है। मीन्स दोनों के दोनों मिलके चलाते हैं, प्राइवेट सेक्टर और आपके गवर्नमेंट सेक्टर। तो इसका एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो स्टूडेंट्स ऑयल मीन्स ऑयल इंडिया लिमिटेड ये जॉइंट सेक्टर की इंडस्ट्री है और जिसको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके चलाते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ते हैं ओनरशिप के बेस पे जो हमारी लास्ट इंडस्ट्री है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर owned and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers or both. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वर्ड है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी या जो इंडस्ट्री सहयोग के बेस पे चलाई गई हो। स्टूडेंट्स, इस इंडस्ट्री को ओन और ऑपरेट कौन करता है? जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, और चाहे इस इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स या फिर दोनों। तो स्टूडेंट्स, इस इंडस्ट्री को ओवन और ऑपरेट मीन्स इसका मालिक और इसके चलाने का काम वो आदमी भी कर सकता है जो इस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल देता है, मीन्स कच्चे माल को प्रोड्यूस करता है या सप्लाई करता है। या स्टूडेंट्स वर्कर्स भी इस इंडस्ट्री को चला सकते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री को, या वर्कर्स या प्रोड्यूसर्स और सप्लाई दोनों चला सकते हैं। दे पुल इन द रिसोर्सेज और शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेज प्रपोर्शनेटली। स्टूडेंट्स, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले या इसको ऑपरेट या ओवन करने वाले लोग अपने रिसोर्स को पुल कर लेते हैं, मीन्स वो सभी अपने संसाधनों को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उन्हीं संसाधनों के बेस पे वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। और इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट और लॉस होता है, मीन्स जो हानि या लाभ होता है, उसको वो प्रोपोर्शनेटली मीन्स अपने अपने हिस्से के अनुसार बांट लेते हैं। प्रॉफिट होता है जिसने जितना परसेंटेज लगाया उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्रॉफिट मिल गया, और जिसने जितना परसेंटेज लगाया उसके अकॉर्डिंग ही उसको लॉस भी सामना करना पड़ा, मीन्स अगर हानि होती है तो उसमें भी उसका हिस्सा होगा। सच एग्जाम्पल्स आर द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, द कोयर इंडस्ट्री इन केरला। स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव सेक्टर के एग्जाम्पल हैं, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री हैं उनके एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्री और केरला की नारियल इंडस्ट्री। कोयर होता है स्टूडेंट नारियल। Based on the bulk and weight of raw material and finished goods. स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स के बल्क और वेट के बेस पे भी इंडस्ट्रीज होती हैं,
और वो होती हैं स्टूडेंट्स हैवी इंडस्ट्रीज़ और लाइट इंडस्ट्रीज़। स्टूडेंट्स, बल्क होता है मात्रा, और रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल, और फिनिश्ड गुड्स होती हैं तैयार माल। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ के बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील। तो स्टूडेंट्स, हैवी इंडस्ट्री का एक एग्जांपल है आयरन और स्टील, क्योंकि आयरन और स्टील जो इंडस्ट्री है इसका रॉ मटेरियल कच्चा माल भी भारी होता है, हैवी होता है, और इसकी तैयार वस्तुएं भी हैवी होती हैं। लाइट इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो दूसरे टाइप की इंडस्ट्री है रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स के बल्क और वेट के बेस पे। लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, लाइट इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनका रॉ मटेरियल भी लाइट होता है और उनकी प्रोड्यूस की गई गुड्स भी लाइट होती हैं। और लाइट इंडस्ट्रीज के स्टूडेंट्स एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो इसमें एक ही एग्जाम्पल दे रखा स्टूडेंट्स, जो बिजली का सामान बनाने वाली इंडस्ट्री है वो लाइट इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। अभी स्टूडेंट्स हम एक्टिविटी करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग into two groups on the basis of bulk and weight of raw material and finished goods। स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स के बल्क और वेट के बेस पे हमें इंडस्ट्रीज़ को टू ग्रुप्स में क्लासीफाई करना है। स्टूडेंट्स, अभी हम कर चुके हैं कि रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स के बल्क और वेट के बेस पे इंडस्ट्री कितने टाइप की होती हैं। दो होती हैं स्टूडेंट्स, एक हैवी और दूसरी लाइट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं फिनिश्ड गुड्स के, और देखते हैं उनमें से कौन सी हैवी है और कौन सी लाइट। ऑयल हैवी। निटिंग नीडल्स, जो बुनाई वाली सुइयाँ होती हैं उनको निटिंग नीडल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये लाइट का एग्जांपल है, लाइट इंडस्ट्री का। ब्रासवेयर, ये भी लाइट है स्टूडेंट्स। फ्यूज वायर्स, ये भी लाइट इंडस्ट्री का एग्जांपल है। वॉचेज, लाइट इंडस्ट्री। सोइंग मशीन्स, हैवी इंडस्ट्री। शिप बिल्डिंग, हैवी इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, लाइट इंडस्ट्री। पेंट ब्रशेज, लाइट इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल्स, हैवी इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, ब्रासवेयर होता है जो कांसे या पित्तल का बर्तन होता है उसको बोलते हैं ब्रासवेयर, और सोइंग मशीन होती है सिलाई की मशीन।